हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्डियो का एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं 40 से 50% वेटेज जो है क्वेश्चंस का वो देता ही देता है। तो अपन अब डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। जो टॉपिक का अपना जो नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। इस एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर दो शब्द है, एक तो है एंजाइना, दूसरा है पेक्टोरिस। एंजाइना का मतलब होता है स्ट्रेंज का मतलब जकड़न। ऐसा लगता है ना, स्ट्रेंगुलेशन, जैसे किसी ने सीने को पकड़ के नींबू की तरह निचोड़ दिया, वैसा जो फील आता है उसको बोलते हैं एंजाइना। और पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट, जो एक लैटिन वर्ड है, दोनों ही वहीं से लिया गया है। एंजाइना पेक्टोरिस इज ए टाइप ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज। जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज है उसी का ही एक टाइप है। पहला कौन सा था? CAD, जो अपन ने पहले पढ़ा। दूसरा पढ़ रहे हैं अपन एंजाइना पेक्टोरिस, जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। इसके अंदर क्या होता है, ये क्लिनिकल कंडीशन है जिसके अंदर कैरेक्टराइज बाय चेस्ट पेन ड्यू टू मायोकार्डियल इस्चीमिया। मैंने उसमें आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो पर्सन है उसकी ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स में कहीं भी यदि रुकावट आ जाएगी, ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, किसको? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इनको अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो यहाँ पे अपन को पता है जब ब्लड की सप्लाई इंटरप्ट होती है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इस्चीमिया। ठीक है, तो वही कंडीशन है जो यहाँ पे शो हो रही है अपन को। इसके अंदर जो मान लो कोई भी ऑर्गन है, कोई भी क्या, हार्ट को जो है सप्लाई करने वाली कौन सी, जैसे लाडा मैंने बताया था, लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट जो सरकम्फ्रेंस आर्टरी है, वहाँ पे अगर ब्लॉकेज आ गया तो हार्ट को जिस पार्ट में सप्लाई होनी चाहिए थी उस पार्ट में अच्छे से सप्लाई नहीं होगी। तो मैंने बोला, क्या बोला इस प्रॉब्लम के अंदर? मैंने ये बोला कि कहीं भी ब्लड वेसल्स के अंदर यदि कोई भी थ्रोम्बस बना या एम्बोलिज्म बना, उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई, उस कंडीशन को इस्चीमिया बोल दिया। तो यह एक प्रॉब्लम क्या है, ये टाइप है किसका? इस्चेमिक हार्ट डिजीज का। और इसके अंदर होता क्या है, चेस्ट के अंदर पेन होता है, छाती में दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि मायोकार्डियम के अंदर प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, उस वजह से अपन को ये प्रॉब्लम क्लिनिकली सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं अपन इस प्रॉब्लम को। ये डिजीज जो रिलेटेड से है, इससे अपने हार्ट से रिलेटेड है, जो बॉडी का वाइटल ऑर्गन है। वैसे वाइटल ऑर्गन आपको मैं बता दूं, हार्ट है, लंग है, लीवर है, किडनी है, ये जो है वाइटल ऑर्गन कहलाते हैं। तो ये हार्ट भी एक वाइटल ऑर्गन है, तो ये अगर प्रॉब्लम में है तो पूरी बॉडी को सप्लाई डिस्टर्ब करवा सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि वाइटल ऑर्गन है, तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो पूरी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको डिस्टर्ब करेगा। इस्चीमिया अक्कर होना हुआ किसके अंदर? मायोकार्डियम के अंदर, जिसके कारण ये रिलायबल इस्चीमिया है।
इसके अंदर क्या होता है, इस कंडीशन को यदि अपन अरेस्ट कर लेते हैं, मतलब इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो ये कंडीशन आगे नहीं बढ़ेगी। यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये प्रॉब्लम मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कंडीशन कैसी है, इस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं कि वार्निंग साइन, अलार्मिंग साइन। किसका, एमआई का। वो आगे बात करेंगे कि एमआई क्या होती है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप कंडीशन चलती है। क्या बोला था मैंने कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज के 3 टाइप, कौन कौन सा, सीएडी, दूसरा है एंजाइना, तीसरा एमआई। तो एमआई जो एंजाइना है उसको अपन ट्रीट कर सकते हैं, यदि इन अर्ली स्टेज के अंदर फाइंड आउट करके अगर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगी। देन बात करते हैं, वार्निंग साइन बता दिया, इनिशिएशन बता दिया, रिलेबल होती है। कोज और रिस्पेक्टर की बात करें तो कोज और रिस्पेक्टर जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ जो सीएडी के अंदर, वही इसके कोज और रिस्पेक्टर है। रिस्पेक्टर 2 टाइप के पढ़ाए थे मैंने, कौन से, एक तो मैंने पढ़ाया था कौन सा आप लोगों को, एक तो मैंने पढ़ाया था कौन सा बताया था, एक तो बताया था मॉडिफाइएबल रिस्पेक्टर, दूसरा पढ़ाया था नॉन मॉडिफाइएबल रिस्पेक्टर। जो मॉडिफाइएबल रिस्पेक्टर जो होता है उसको अपन लाइफ के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे ओबेसिटी बताई थी मैंने, हाइपरटेंशन बताया था, जैसे मैंने बताया था हाइपरसिस्टेमिक बताया था, बहुत सारे बताया था, डायबिटिक मेलाइटिस बताया था। उन सब चीज़ों को अपन चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉन मॉडिफाइएबल रिस्पेक्टर कौन से होते हैं, वह रिस्पेक्टर जिनको कभी अपन चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज है, सेक्स है, जेंडर है, रेस है, इनको अपन चेंज नहीं कर सकते। कारण की बात करें कि ये जो है मोस्ट कॉमनली किस वजह से होता है, तो मोस्ट कॉमन कारण जो है कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा हो सकता है थ्रोम्बोसिस, तीसरा हो सकता है एम्बोलिज्म। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 4 कारण हो सकते हैं कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है फैट का डिपोजिशन, फैट का जमना, जमा हो जाना फैट। जो एलडीएल बताया था कि नहीं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बताया था, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बताया था, ये सब चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म और स्पाज्म। ये हो सकता है सडन सीवियर लॉस ऑफ वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम जो है कम हो सकता है। कब हो सकता है, जब पेशेंट कोई एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग होने से उसका ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, उस कंडीशन में शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक फ्लूइड का लेवल कम होने की वजह से। अब बात करते हैं कि थ्रोम्बस एम्बोलिज्म के अंदर और एथेरोस्क्लेरोसिस में इसमें फ़र्क क्या है, सब में डिफरेंस क्या है। ये नोट्स जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये आप लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे आपकी स्टडी में। ये कंपटीशन में भी काम करेंगे और आपके यहाँ पर भी काम करेंगे। जो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एंजाइना पेक्टोरलिस का होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब फैट का डिपोजिशन ही होता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। दूसरा है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज है एमआई का। किसका है, एमआई का। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रोम्बस क्या होता है और एम्बोलिज्म क्या होता है, ठीक है। थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म को समझा देता हूँ मैं। थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म इसको समझाता हूँ तुम लोगों को। आप लोग, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स जो होती है आगे जाके 2 भाग में डिवाइड होती है। थ्रोम्बस क्या होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बनता है, उसको थ्रोम्बस बोलते हैं। थ्रोम्बस जैसे टूटेगा, टूट के कहीं दूसरी छोटी ब्लड वेसल्स का ल्यूमन होता है वहाँ जाके फंस जाएगा, उसको बोला जाता है
क्या? एम्बोलिज्म। क्या बोला जाता है? एम्बोलिज्म। थ्रोम्बस तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है, ये यहाँ हुआ तो यहीं रहेगा, लेकिन एम्बोलिज्म ये जो थ्रोम्बस टूटेगा छोटे ब्लड वेसल्स के ल्यूमन में जाएगा और फंस जाएगा, उसको आगे का ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, इसको बोला जाता है एम्बोलिज्म। यही देख लो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म क्या होता है मैं बता देता हूँ। स्पाज्म का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स है अच्छे से, अभी ये ब्लड वेसल सिकुड़ गई, फिर वापस से बढ़ गई पूरी, ये सिकुड़ी हुई है, उसको स्पाज्म बोला जाता है। जैसे पाइप होती है घर में, वही पाइप यदि कहीं से भी ऐसे पिचक जाए तो वहाँ का ल्यूमन छोटा हो जाएगा। ये जो ल्यूमन छोटा हुआ है इसी को बोला जाता है स्पाज्म। फिर इसके बाद है आर्टरी सीवियर ब्लड लॉस। ब्लड लॉस हो सकता है, जैसे ब्लड लॉस कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है। देखो, ब्लड लॉस हो सकता है सर्जरी के अंदर भी हो सकता है, ब्लीडिंग हो गई ज़्यादा, फिर हेमोरेज हो गया, फिर हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, वॉल्यूम की जो है कमी हो गई। ये सब चीज़ें क्या करती है, ये डिमांड और सप्लाई जो होती है, जो हार्ट होता है वो हार्ट क्या करता है, हार्ट सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस वेन के द्वारा आता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट में जाता है। ये हार्ट जो होता है वो फिल्टर करके ब्लड को लेफ्ट साइड डाल देता है राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड वेन के अंदर। वहीं से ब्लड बाई का स्पीड और ट्राई का स्पीड के द्वारा नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स में चला जाता है, वेंट्रिकल्स से जो है ब्लड आगे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, ये बात अपन बात करेंगे एनाटॉमी की भी, अगर आप क्लास लेना चाहोगे तो मैं उसकी भी डाल दूंगा आगे। तो होगा क्या, जब मैं बताना चाह रहा था वो बात तो भूल ही गया, तो मैं बता देता हूँ। जो हार्ट है वो प्रॉपरली, यदि यदि हार्ट के पास कुछ आएगा नहीं तो भेजेगा क्या, जब आएगा तभी तो बाहर करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, सर्जरी हो जाएगी, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, इन कंडीशंस के अंदर लॉस हुआ तो कुछ है ही नहीं, है नहीं तो हार्ट में आएगा नहीं, आएगा नहीं तो जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो काम नहीं होगा बॉडी का। तो इस कंडीशन में इनपुट आउटपुट जो हार्ट का मतलब डिमांड और सप्लाई, क्या मतलब, जो डिमांड और सप्लाई है उसकी मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। जो हार्ट है वो ये सेल्स है, टिश्यू है, ये ऑर्गन है, इनको सप्लाई करता है वेंट्रिकल। यदि सप्लाई यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये तो सप्लाई होती है। डिमांड इनकी होती है कि मेरे को इतना ब्लड चाहिए, इतना ब्लड चाहिए, इतना ब्लड चाहिए। तो ये प्रॉपर सप्लाई होगी तभी यहाँ की डिमांड पूरी होगी सेल टिश्यू ऑर्गन की। तो यह प्रॉपर नहीं हो पाती है किस कंडीशन में, जब कोई सर्जरी वगैरह सीवियर ब्लड लॉस वगैरह हो जाता है तब। नेक्स्ट कंडीशन आती है कार्डियक प्रॉब्लम्स। कुछ कार्डियक अरेस्ट आ जाता है मिसकेलियस, जो कुछ नहीं पता है फिर भी हो जाता है, पर उनका मेडिकली प्रूव नहीं है अभी, वो भी कुछ कंडीशंस हो सकती है। देखो, रिस्पेक्टर में पहले पढ़ा चुका हूँ, मॉडिफाइबल रिस्पेक्टर सबसे पहला ओबेसिटी, जिसके अंदर फैट और स्टेबल है पेशेंट, लेबाइल है, कन्फाइंड है, बहुत ज़्यादा खा पी रहा है, पड़ा सेडेंट्री लाइफ है, तो उसकी बॉडी का वेट बढ़ता जाएगा, उसका ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये सब चीज़ें क्या करेगी, उस पेशेंट के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का काम करेगी। नेक्स्ट मैंने बताया था कि हैबिट, जैसे स्मोकिंग है, एल्कोहल है और टोबैको है, ये अगर कोई खा रहा पी रहा है तो क्या करेगा, कोटाकलामाइन वगैरह है, इनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिससे हार्ट रेट बढ़ाएगा। हार्ट रेट बढ़ेगी तो बीपी बढ़ती है, बीपी बढ़ती है तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है, इंजरी होती है तो थ्रोम्बस वगैरह, क्लॉट वगैरह, एम्बोलिज्म वगैरह बनने के चांसेस होते हैं। तो वही तो मैंने बोला है। नेक्स्ट क्या बोलता हूँ, हाइपरटेंशन की कंडीशन,
हाइपरटेंशन बताया था कि बीपी अगर जिस पेशेंट की बढ़ेगी तो वही है ब्लड वेसल्स को इंजरी करेगी, और इंजरी करेगी तो कंडीशन ख़राब होने वाली है। नेक्स्ट है डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक मेलाइटिस जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मैंने पहले भी बताया था, जिसके अंदर फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये लेवल जो है बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ रहता है। यदि इनका लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर जो सप्लाई है किसकी, इंसुलिन की, वो जितनी डिमांड के अकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पाती है। मान लो ग्लूकोज वगैरह आप ले रहे हो, कैलोरी जो ले रहे हो आप 2700-2800 किलो कैलोरी, और इंसुलिन की डिमांड होती है कि मान लो आपको 30 यूनिट 40 यूनिट नॉर्मली, पर वो हो नहीं, वो तो उतनी रही है 30-40 यूनिट, लेकिन आपने शादी में गए, रसगुल्ले चिपका लिए, गुलाब जामुन खा लिए, आपकी कैलोरीज पहुंच गई 3500, लेकिन इंसुलिन तो उतना ही है, तो बढ़ गया वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, तो ये डायबिटीज को करवा सकता है। नेक्स्ट है हाइपोसिस्टोकेमिया। ये क्या करता है, जो भी इंजरी वगैरह होती है उसको रिटेन करने का काम करता है, रिपेयर करने का काम करता है। नेक्स्ट है डाइट। अच्छी डाइट लोगे तो अच्छा खान पीन, मतलब सोडियम वगैरह है ये अच्छा लेना चाहिए, नॉर्मल अमाउंट में लेना चाहिए। ज़्यादा लोगे तो बीपी को बढ़ाएगा, बीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर इंजरी होगी तो ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट के अंदर सीएडी होगा। फिर है पर्सनैलिटी आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये जो है हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है, जो कैटाकोलामाइन हार्मोन होते हैं, एडिनलिन हार्मोन होते हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, जिससे पेशेंट के अंदर बीपी इंक्रीज होती है। वही चीज़ है मेडिकेशंस कौन सी, दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती है जो पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करवाती है, हार्ट की डिजीज़ करवाती है, जैसे एंजाइना, जैसे कोकेन। अगर कोई पेशेंट जो है कोकेन का यूज़ कर रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहा है, या फिर कोर्टिको स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा है, तो ये सब चीज़ें, सीएनएस स्टिमुलेंट यूज़ कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब क्या करेंगे, जो सप्लाई होती है उसको कम कर देंगे, वो डिमांड है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें सप्लाई और डिमांड के बीच में काम कर रही है। सप्लाई किसकी, अल्कोहल की नहीं, बॉडी के अंदर ब्लड जो है हार्ट सप्लाई करता है, और डिमांड किसको होती है, अपने सेल्स को, और सप्लाई करता है किसकी है, ब्लड की। और ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट होता है, ग्लूकोज होता है, सब कुछ वो चीज़। फिर जेनेटिक हेरिडिटी और फैमिली हिस्ट्री की बात कर सकते हो। फॉल्टी जीन होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं। जेनेटिक मतलब माता पिता से संतान में जाना, कोई भी प्रॉब्लम वो जेनेटिक हो सकती है। प्रिसिपिटेटरी फैक्टर्स होते हैं, मतलब वह फैक्टर जो माहौल बनाते हैं, ऐसा कि डिजीज़ तो नहीं होती है उनकी वजह से, लेकिन ऐसा माहौल बना सकता है कि वो डिजीज़ क्रिएट करवाने में। तो स्टार्टिंग में फिजिकल एक्सर्शन, पहला आता है फिजिकल एक्सर्शन। फिजिकल एक्सर्शन क्या होता है, कोई भी काम करते हैं, चाहे फिर सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, स्टेयरिंग करना हो, चाहे खेत में काम कर रहा हो, चाहे कंपनी में काम कर रहा हो, उसे बोला जाता है फिजिकल एक्सर्शन, काम करना। वहाँ पे क्या होगा, फिजिकल एक्सर्शन करेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उसी के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर सप्लाई और डिमांड दोनों के बीच में अच्छे से कंट्रोवर्सी, अगर अच्छे से बॉन्डिंग होगी तो पेशेंट ठीक है। यदि उन सप्लाई और डिमांड प्रॉपर नहीं होगी तो कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं मेंटल स्ट्रेस। अचानक से स्ट्रेस आना किसकी वजह से, स्टेरॉइड, जो कोर्टिकोस्टेरो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो कोर्टिकोस्टेरो, जो कहाँ से रिलीज होता है, सुप्रारेनल ग्लैंड से, जो क्या करता है, सप्लाई को ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उसको बढ़ा देता है। सेल ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगी, लाओ, लेकिन हार्ट प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगा। फिर हैवी मील कंजप्शन, अरे ज़्यादा खा लिया, हैवी मील कंजप्शन,
ज़्यादा खा लिया, अंट शंट, कहीं नॉन वेज टिका के बैठा है गर्मी के मौसम में, वो चीज़ वो क्या करेगा, बाटी खा ली, अपन तो राजस्थानी है, दाल बाटी खा लिया, तो वो क्या करेगी, पानी मांगेगी, पानी मांगेगी, एक टाइम ऐसा आएगा नहीं पी पाओगे। तो ये चीज़ होता है कि जो जीआई सिस्टम होता है, फिर जीआई सिस्टम को जो है फिर ज़्यादा काम करेगा, तो उसको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो हार्ट उतना दे नहीं पाएगा, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। नेक्स्ट है टाइप, एंजाइना के टाइप कौन कौन से। पहला टाइप है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरियलिस, इसका दूसरा नाम है क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। इसके 3 नाम बता रहा हूँ मैं। पहला है स्टेबल एंजाइना, दूसरा है क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, तीसरा है इसका नाम हेबीफेरनिक मायोकार्डियम, चौथा है एक्जर्शनल एंजाइना। ये 4 नाम है। एक्जर्शनल का मतलब होता है कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी काम करेगा पेशेंट तब उसके छाती में एकदम दर्द आएगा। ऐसे दर्द नहीं आएगा, नॉर्मली बैठा रहेगा, खाता पीता रहेगा, उसको दर्द नहीं होगा चेस्ट में। लेकिन जब भी कोई काम करेगा हैवी, तो उसको तुरंत बोलेगा छाती में दर्द हो रहा है। ये एंजाइना जो एक्जर्शनल एंजाइना है, स्टेबल एंजाइना है, इसकी खासियत क्या है, कैसे पता चलेगा कि इसका कुछ चीज़ें हैं। जैसे इसको असेस करने का एक तरीका है। असेस क्या करोगे, पेन को करोगे, पेन कुछ टाइम बाद सबसाइड हो जाता है, जब काम करता है तभी पेन होता है, उसके बाद सबसाइड हो जाता है। तो कैसे इसको आप लोग पता लगाओगे, ये 4 चीज़ें, ऑनसेट कब हुआ, सीवियरिटी क्या थी, ड्यूरेशन क्या था, और रिलीफ कब हुआ, ये सब चीज़ें अपन को पता करनी है। पहले ऑनसेट का मतलब होता है कब स्टार्ट हुआ, तो एक्सपोज हुआ कब, जब कोई काम कर रहा था, एक्सर्शन कर रहा था, प्रिसिपिटेटर। दूसरा है सीवियरिटी, वो जब काम कर रहा था उस टाइम पेन हुआ तो कितना हुआ, माइल्ड से मॉडरेट टाइप का। ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए, 5 मिनट तक हुआ, फिर उसको लेस देन कम से कम 5 मिनट का, आगे तो कितना भी हो, वो डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन। रिलीफ, वो ठीक कब हुआ, जब पेशेंट को रेस्ट दिया, ऑक्सीजन दिया, नाइट्रेट्स, NGT, नाइट्रोग्लिसराइल्स, जो टेबलेट या इंजेक्शन दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसराइल का जो इंजेक्शन होता है हॉस्पिटल के अंदर, जो देने का तरीका होता है वो इन्फ्यूजन पंप के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, इन्फ्यूजन के द्वारा। और इन्फ्यूजन से देने का तरीका क्या है, 45% तो ml तो NS होती है, और 1 एम्पूल जो है NGT का दिया जाता है। ये मिक्स करके इसकी रेट चलाई जाती है 2.55 ऐसा कुछ, ठीक है, 2.5 to 4 ml पर मिनट के हिसाब से चलाया जाता है। दूसरा होता है अनस्टेबल एंजाइन, पहला था स्टेबल, दूसरा है अनस्टेबल। इस एंजाइना का नाम होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसको प्री इंफ्रैक्शन एंजाइना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो कुछ क्वालिटीज़ होती है, क्लिनिकली अनस्टेबल होता है, माइल्ड मॉडरेट से सीवियर टाइप का होता है, रोस्ट एज कम्पेयर टू स्टेबल एंजाइना। जो स्टेबल एंजाइना है उससे थोड़ा सा भयंकर होता है। इसका ड्यूरेशन जो होता है 5 से 15 मिनट कम से कम रहेगा, सीवियरिटी माइल्ड टू मॉडरेट रहेगी, और रिलीफ हो जाएगा जब ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है वेरिएंट एंजाइना, फ्रिंज मेटल एंजाइना, वैसे स्पास्टिक एंजाइना। इस एंजाइना में क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है वो पिचक जाएगी ऐसे, उसकी वजह से प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाएगी। उसी को ही वेसोस्पास्टिक या फ्रिंज मेटल या वेरिएंट एंजाइना के नाम से जाना जाता है। क्या बोला मैंने, वेरिएंट एंजाइना, फ्रिंज मेटल एंजाइना, वेसोस्पास्टिक एंजाइना। इस एंजाइना में चेस्ट पेन होता ही होता है सभी में,
फिर कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसमें स्पाज में आ जाएगा। स्पाज में आ जाएगा तो क्या कारण हो सकता है? सिगरेट ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, इसको क्या ले रहा है, ये सब चीज़ें क्या होती है कि ये कारण है इसके। नेक्स्ट, असेस करो इसकी और क्वालिटी क्या है। टू असेस द वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस को अगर आप ईसीजी लोगे तो एसटी सेगमेंट जो होता है जो एसटी सेगमेंट होता है, ये जो एसटी सेगमेंट है वो क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा एलिवेटेड ऐसे ऐसे मिलेगा, ठीक है। और जो ट्रॉप टी है वो नेगेटिव, ट्रोपाइल जो है नेगेटिव मिलेगा आप लोगों को। ट्रीटमेंट क्या करोगे, ड्रग्स ऑफ चॉइस डीओसी, ड्रग्स ऑफ चॉइस दोगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दोगे, नाइट्रेट दे दोगे और अवॉइड करोगे बीटा ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक जो ब्लॉकर्स होते हैं उनको आप नहीं दोगे, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा फ्रिंज मेटल या वेसोस्पास्टिक एंजाइना, चौथा आता है इंट्रैक्टेबल एंजाइना। ये जो है आप नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, आप साइलेंट एंजाइना पढ़ सकते हो। साइलेंट एंजाइना में इस पेशेंट में हैविंग नो चेस्ट पेन, किसी भी प्रकार का छाती में दर्द नहीं होता है। अगर ईसीजी करवाओगे तो ईसीजी में चेंज हो जाएगा, बस यही होगा। इसमें डिजीनेस, वर्टिगनेस, वीकनेस, गिल्थार्जी, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ड्राउजीनेस, ये कंडीशन होगी। फीमेल्स के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है, एल्डर फीमेल के अंदर जो बूढ़ी औरतें होती हैं, डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल फाइंडिंग का मतलब होता है साइन सिम्टम क्या मिलेगा आप लोगों को। आप लोग देखोगे टाइप कौन सा है, सबसे पहले कोज क्या था, आर्टरी में पैथोलॉजी क्या है, वो सब चीज़ें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आपको चेस्ट पेन देखना है, चेस्ट पेन कैसा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चेस्ट पेन जो है ऑनसेट कब हुआ, स्लो हुआ, कैसा ऑनसेट कब हुआ, सीवियरिटी क्या थी पेन की, लोकेशन कहाँ हुई, क्वालिटी क्या थी चेस्ट पेन की, रेडिएंट कहाँ हुआ, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए आया, ये रिलीव कब हुआ, ये सब चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए एक पेशेंट के अंदर अगर अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो चेस्ट पेन जो है ऑनसेट कब हुआ, स्लो हुआ, फास्ट हुआ, ये सब चीज़ देखना है। आफ्टर एक्सपोजर सडन हुआ, एरप्ट हुआ, मतलब स्लो हुआ, सडन हुआ, सीवियर हुआ, कैसा हुआ। सीवियरिटी माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर, सीवियर टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब मौत तक पहुंचा दिया, ऐसा था क्या। लोकेशन कहाँ हुआ, छाती में हुआ, पेशेंट आके बोलेगा साहब मुझे छाती में दर्द हुआ, चेस्ट में पेन हुआ। मीडिया स्टर्नम, जो स्टर्नम है उसके बीच की साइड में, या रेट्रो स्टर्नम हुआ, सब स्टर्नम हुआ, बिलो लंग्स कहाँ हुआ, पार्ट एक्चेक फाइंडिंग। देन लोकेशन के बाद आती है क्वालिटी, पेन कैसा हुआ, स्क्वीजिंग पेन, मतलब जैसे हार्ट को किसी ने पकड़ा हाथ में और निचोड़ दिया हो, निचोड़ के ऐसे मसल दिया हो, वैसा पेन हुआ। बर्निंग, जैसे जल रहा है, ठीक है ना, ये सब पेन हो रहा है। रेडिएशन, किधर किधर पेन गया, चेस्ट से स्टार्ट हुआ, नेक तक पहुंचा, नेक से लोअर जा मतलब ठोडी वहाँ पहुंचा, वहाँ से सीधा बैक की तरफ, बैक से बिलो शोल्डर, शोल्डर से लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म से लेफ्ट फोर आर्म, फोर आर्म से जो अपनी रिंग फिंगर होती है वहाँ तक पहुँचा। ये देखो बता देता हूँ आप लोगों को क्या लिखा हुआ है। जो रेडिएशन है पेन का वो नेक से चेस्ट में स्टार्ट हुआ, नेक तक चला, नेक से लोअर जा, ठोडी के पास आया, ठोडी से पीछे की तरफ गया, शोल्डर की तरफ, शोल्डर से हाथ में गया, हाथ से जो कोहनी होती है वहाँ चला गया, कोहनी से रिंग फिंगर की तरफ चला गया। ये आपकी जनरल लैंग्वेज में बता दिया मैंने।
ड्यूरेशन लेस देन 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट रहा। ए रिलेशन विथ रिलेशनशिप कहाँ नो रिलेशनशिप, कहीं भी रिलेशनशिप नहीं था रेस्पायरेशन के साथ। रेस्पायरेशन में अल्टरेशन नहीं आया था। रिलीफ कब हुआ? रिलीफ जब हुआ जब ऑक्सीजन दिया गया पेशेंट को। क्या दिया गया? ऑक्सीजन, रेस्ट और नाइट्रेट्स, तब पेशेंट का पेन रिलीफ हुआ। ये अपन को पता चला। नेक्स्ट आता है कार्डियोपल्मोनरी साइन। साइन क्या क्या देखने को मिले? टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन देखने को मिला, हाइपरटेंशन देखने को मिले, डाइफोरियासिस मतलब पसीना पसीना उके मिला, पेशेंट पसीने में भीगा हुआ। ठीक है। एडिनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेंट मिला। टैकीकार्डिया हाइपर वेंटिलेटेड मिला, मतलब बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था, फास्ट फास्ट। टेकीफीनिया ले रहा था, टेकीपनिया। डिज्निया, कफिंग, डिजीनेस, गिडीनेस, फटीग, नोजिया, वोमिटिंग, इंडाइजेशन, फटीगनेस, वीकनेस, ये सारे साइन सिम्टम्स पेशेंट। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन क्या करोगे? साइन कोज क्या है, रिस्पेक्टर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है उसके, ये चेक करोगे। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे पेशेंट के अंदर। नॉर्मल ईसीजी चेक करोगे सबसे पहले। ईसीजी नॉर्मल भी आ सकती है, अब नॉर्मल भी आ सकती है। ठीक है। नॉर्मल आई, अब नॉर्मल आएगी तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा और ड्रॉप आई जो है एब्सेंट मिलेगा, उसके अंदर नेगेटिव मिलेगा। पेशेंट के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जाता है, बीटा ब्लॉकर जो है नहीं दिया जाता है, और नाइट्रेट्स दे दिया जाता है। इस पेशेंट में एसटी सेगमेंट जो है डिप्रेस देखने को मिले, इन्वर्ज देखने को मिलेगा। टी सेगमेंट जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है एंजाइना पेक्टोरियलिस की एंटीजी होती है, नाइट्रोग्लिसराइड्स। ठीक है। फिर आता है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है? ट्रेडमिल टेस्ट को ही स्ट्रेस टेस्ट बोला जाता है, टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी, टीएमटी। ठीक है। गुड। ये क्या होता है? ये जो जिम में जो लोग दौड़ते हैं ना, उस मशीन को, उसी को बोलते हैं। उस पर पेशेंट को चलाया जाता है और चेस्ट पे ईसीजी की लीड्स लगा दी जाती है, जो ईसीजी मॉनिटर करते रहेंगे। ईसीजी में जो भी होगा सामने आ जाएगा प्रॉब्लम। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेगा? स्टेबल एंजाइना, एमआई देखने को मिलेगा, फ्रिंज मेटल एंजाइना, जॉइंट प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बैलेंस प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बैलेंस मतलब पेशेंट खड़ा नहीं रह पाए। सीएनएस कॉर्बिट ओबिसिटी देखने, मॉडिफाइबल। हाँ, एक टेस्ट ये भी है, मॉडिफाइड ब्रोंज प्रोटोकॉल। ये क्या है मैं बता देता हूँ। पेशेंट के अंदर टारगेट हार्ट रेट को जो है अपन को फाइंड आउट असेस करना होता है। कैसे किया जाता है? 220 जो है 220 जो होता है उसमें एज किसी भी पेशेंट की जोड़नी है, तो वो फाइंड आउट होती है अपन को क्या? ब्रोंज प्रोटोकॉल। जैसे 220, किसी की एज है 21 साल, तो कितना आ गया? 1 4 2। तो ये जो है फाइंड आउट करनी है, सॉरी माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। तो 220 माइनस, मान लो एज किसी की 30 साल है, तो 220 माइनस अगर 30 करोगे तो कितना हो जाएगा? देख लो, करो। 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 190। ये उसकी हार्ट रेट आ गई, इतनी उसकी हार्ट रेट देखने को मिलेगी। ये चीज़ अपन को फाइंड आउट करनी। ठीक है। बाकी नर्सिंग स्टेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी है? एक्सप्लेन करना है, जो भी प्रोसीजर करते हैं तो सबको पता है। चेक करना है उसके कंसल्ट लिया या नहीं कर लिया। टू स्टेबलाइज आईवी प्रोटोकॉल, जो भी पोर्टल जो है उस पेशेंट को
मेडिकेट वगैरह लगाना है, ठीक है। फिर ऑब्टेन करना है जो वाइटल साइन होते हैं उनको, फिर इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन को पता लगाना है, फिर उसके अंदर नॉलेज करना है प्रोसीजर के बारे में, उसको देना है उस पेशेंट को। चेस्ट लीड विथ जेली, रिसोर्सेज एक्टिविटी, फोकस ऑन मॉडिफाइबल चेंजेज, ठीक है। डेट टाइम, ये सब चीज़ें आप लोग कर लोगे। डॉक्यूमेंटेशन, ऑल जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट लिखना है। इस पेशेंट को स्ट्रेस इको भी करवा सकते हो, मॉडिफाइड गिवन इस पेशेंट को इको करवा सकते हो, या आप लोग सब कुछ करवा लोगे, ठीक है। ये आपके हुआ। मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट क्या करोगे? मैनेजमेंट अपन को क्या करना है, अपना ऑब्जेक्टिव इससे, ये जो एंजाइना पेक्टोरियलिस वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर अपना मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट ये करेंगे कि सप्लाई इंक्रीज हो, डिमांड कम हो जाए, ऐसा कुछ करना है अपना। और फैक्टर जो रिस्पेक्टर और कॉम्प्लिकेशन है उनको हटाना है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट सबसे पहले नाइट्रेट्स देंगे, नाइट्रेट्स जो NTG नाइट्रोग्लिसराइड्स डेविएटर्स, ठीक है। कॉरोनरी वेसोस्पास्टिक जो है कॉरोनरी वेसोडाइलेटर देंगे, विस्पाज्म हो रखा है तो। और इस पेशेंट के सिस्टमेटिक वेसोडाइलेशन लाएंगे, कैसे? आइसो सॉर्बिट डाइनाइट्रेट दे देंगे, नाइट्रेट दे देंगे ना, सॉर्बिडेट दे देंगे, आइसोड्रिल दे देंगे। ये सब मेडिसिन जो है सप्लाई और डिमांड के बीच में काम करने वाली मेडिसिन है, जो सप्लाई को तो बढ़ाती है, डिमांड को कम करती है हमेशा। नेक्स्ट बात आती है, ये अगर ड्रग्स दे रहे हैं तो नर्स का क्या रोल है। नर्स का रोल ये है कि इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का ध्यान रखना है, चेक करना है वाइटल साइन BP वगैरह को, और कोपअप मैकेनिज्म है उसको भी ध्यान रखना है। कोपअप मैकेनिज्म कौन कौन सी है? सब सिक्वेंटली डोज इनिशिएशन देते हैं, 3 सब्सिक्वेंट डोज दिए जाती है, ठीक है। सॉर्बिटेट नाइट्रेट्स की 3 डोज दी जाती है। वाइटल साइन और सेपरसाइड कौन सी होती है? 3 टाइम ली जाती है, 5 मिनट, फिर उसके बाद आफ्टर 5 मिनट की इंटर, मतलब जिस पेशेंट की जो NTG चलता है उसका 5 मिनट के अंदर अंदर उसकी BP चेक करनी होती है, ठीक है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर एम्लोडिपिन, इपिडिपिन, ये सब चीज़ें ड्रग्स दे सकते हो। दैट इंडिकेशन सप्लाई और डिमांड के बीच में काम करेगी। नेक्स्ट बात आती है ड्रग चॉइस कौन सी है, ये रही उसकी ड्रग्स, निपिडिपिन, एम्लोडिपिन, डेल्ट्रिजिन, डेल्ट्राजियम। ये डेल्ट्राजियम जो होती है बहुत भयंकर तरीके की ड्रग्स होती है। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की डेल्ट्राजियम जो ड्रग्स दी जाती है, मैंने देखा है हॉस्पिटल्स के अंदर, ये देते हैं तो अगर पेशेंट की हार्ट रेट 250 अगर पहुंच गई है तो 30 सेकंड के अंदर अंदर इसका इंजेक्शन लगाते हैं, और 30 सेकंड के अंदर अंदर उसकी हार्ट रेट 100 के आसपास लेके आ जाती है। इतना फास्ट काम करती है इस पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट बात होती है कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, वाइटल साइन चेक करना है, काउंटर इंडिकेशन चेक करना है, बीटा ब्लॉकर दे सकते हो, एटेनोलोल, प्रोपेनोलोल, ये सब ड्रग्स आती है, सॉरी नीचे बताऊंगा मैं। ये भी क्या करती है, सब हार्ट रेट को कम करेगी, हार्ट रेट कम होगी, BP कम होगी, BP कम होगी तो सप्लाई और डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी उस पेशेंट की। यदि इसकी एग्जांपल की बात करें, एटेनोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल, लेप्टालोल, ये इसकी ड्रग्स होती है जो हार्ट रेट को कम करती है, BP को कम करती है और सप्लाई को, सॉरी डिमांड को कम करती है और सप्लाई को बढ़ाने का काम करती है। रेस्पॉन्सिबली वाइटल साइन चेक करो, हार्ट रेट कम रहेगी, BP 60 बीट पर मिनट की कम मिलेगी, कॉन्ट्राइंडिकेशन मॉनिटर करोगे, एंटी लिपिडिपिक सब्सटेंस जो फैट को लेवल बढ़ा हुआ है उसको भी कम कर सकते हैं, एटोरवास्टेटिन, लिवोस्टेटिन, रिसुवास्टेटिन जो मेडिसिन आती है, ये ड्रग्स आप दे सकते हो। इसमें भी आप लोग एंटी प्लेटलेट्स भी देना होता है, कहीं ब्लड का थक्का बना हुआ हो, मैंने बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, उनको भी हटाना है।
तो डिक्रीज प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, जो भी थक्का बन रहा है उसको कम करना होता है। यदि थ्रोम्बस बन गया है उसको भी कम करता है। और इसका कॉम्प्लिकेशन और अनकॉम्प्लिकेशन जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको चेक करता रहना है। इसका एग्जाम्पल की बात करूँ, एस्प्रिन है, इकोस्प्रिन है, क्लोपिडीन है, क्लोफिंगोग्रिल है, ये सारी ड्रग्स इसकी ड्रग्स ऑफ चॉइस जो होती है। क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, बीटा केटिनर्जिक ब्लॉकर्स, ठीक है, पीटीसी है, परक्यूटेनियस टर्मिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर ग्लोबली प्रोसीजर होता है ये, क्या पीटीसी है, जो सब पेशेंट में लगभग करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक या थ्रोम्बोप्लेटलाइट होते हैं टाइप्स। और इसके जो है कुछ मैनेजमेंट के अंदर किसके कॉर्नर कैथेटराइजेशन के, इसके कैथेटराइजेशन टाइप है। कोरोनरी एंजियोग्राफी करवा सकते हो, परक्यूटेनियस इंटरवेंटेशन करवा सकते हो, बैलून करवा सकते हो, शंट डाल सकते हो, इलेक्ट्रोफिजियोग्राफी पैथोलॉजी करवा सकते हो। ये सारे बहुत सारे जो है आप करवा सकते हो, इतना अपन को नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पीटीसी है, ये क्या होता है, पर इसको अपन सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। अपनी समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीटीसी प्रोसीजर के साथ। बने रहिए वीडियो अंत तक, ठीक है।